हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जब कभी चोट लग जाती है, कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो जो ब्लड होता है वो वेसल से निकलकर बॉडी से बाहर आने लगता है और ब्लड के लॉस को रोकने के लिए, ब्लड का लॉस ना हो, कम से कम लॉस हो, उसको रोकने के लिए जो ब्लड होता है वो जो लिक्विड ब्लड है वो एक सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस जेली अथवा कोएगुलम अथवा थ्रोम्बस में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जो घाव होता है, वाउंड होता है, वो प्लग हो जाता है और ब्लड का जो लॉस होता है वो रुक जाता है। इस प्रक्रिया को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, यानी कि लिक्विड ब्लड का सेमी सॉलिड जेली अथवा थ्रोम्बस अथवा कोएगुलम में बदलना क्या कहलाता है? ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है, रुधिर स्कंदन कहलाता है या कोएगुलम कहलाता है, जिससे ब्लड का लॉस रुक जाता है। जहां पर ब्लड बाहर निकलता है, जहां पर चोट लगती है, जहां पर व्यक्ति घायल होता है, वहां से ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनके इंजर्ड होने से, ब्लड बाहर आने से ब्लड क्लॉटिंग होती है। ब्लीडिंग का जो टाइम होता है, जितने समय तक रुधिर बाहर निकलता है, बहता है, उसे हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। वो 1 से 3 मिनट होता है सामान्यतः है, और क्लॉटिंग टाइम 2 से 8 मिनट होता है। 2 से 8 घंटे में, 2 से 8 मिनट में क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड का स्कंदन हो जाता है, कोएगुलम हो जाता है। लेकिन जो हीमोफिलिक व्यक्ति होते हैं उनमें ब्लड की क्लॉटिंग होने में आधा घंटे से लेकर 24 घंटे का समय लग जाता है, इसलिए अत्यधिक लॉस हो जाता है ब्लड का, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए उनको तुरंत ही चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन जरूरी होता है वो विटामिन के होता है, और आयंस जो जरूरी होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो Ca++ यानी कि कैल्शियम आयन होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है, मैकफॉर्डलेन ने और कोवर्कर्स ने, सहयोगियों ने प्रस्तुत की थी। इसे एंजाइम कैस्केड थ्योरी कहते हैं। और इस थ्योरी के अनुसार जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ब्लड क्लॉटिंग के, वो है नंबर 1 वाहिनी का संकीर्ण वैसोकंस्ट्रिक्शन, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना और प्रोथ्रोम्बिनेज तथा अथवा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का निर्माण, फिर प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना और फिर फिब्रिनोजेन का फिब्रिन में बदलना, फिर ब्लड क्लॉट यानी कि रुधिर का स्कंदन होना और क्लॉट का रिट्रैक्ट होना, रिट्रैक्शन होना। जब शरीर में चोट लगती है तो वहाँ पर रुधिर वाहिनियों में उपस्थित प्लेटिलेट से सीरोटोनिन नामक पदार्थ बाहर निकलता है, जो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, उनका संकीर्ण कर देता है रुधिर वाहिनियों का, जिससे ब्लड का लॉस कम हो जाए। जो दूसरा स्टेप है थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना और प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का निर्माण। जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं, जो घायल ऊतक होते हैं, वो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं, जबकि प्लेटिलेट्स जो होते हैं वो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद ये प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाते हैं कैल्शियम आयन की उपस्थिति में। और ये एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव कर देता है हेपेरिन को, अर्थात ये एंटी हेपेरिन होता है। ये क्या काम करेगा? इनएक्टिव करेगा हेपेरिन। हेपेरिन एक एंटी कोएगुलेंट होता है, यानी कि वो प्रतिस्कंदक होता है जो ब्लड वेसल्स में बहते समय ब्लड के क्लॉटिंग को रोकता है, स्कंदन को रोकता है। तो इस स्टेप में एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन से रिएक्ट करके कैल्शियम आयन की उपस्थिति में
एक एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज बनाते हैं और ये एंजाइम हेपेरिन को इनएक्टिव कर देता है। इन्हें हेपेरिन के कारण ही ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पा रही थी। इसके बाद जो प्रोथ्रोम्बिन है उसका थ्रोम्बिन में कन्वर्जन हो जाता, बदल जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक अल्फा 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जिसका निर्माण यकृत में यानी कि लीवर में होता है विटामिन के की प्रेजेंस में, इसलिए विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक विटामिन होता है। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को, निष्क्रिय प्रोटीन को, कैल्शियम प्लस Ca++ की उपस्थिति में इसको सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है। और जो थ्रोम्बिन होता है वो प्रोटियोलाइटिक प्रॉपर्टी शो करता है, अर्थात प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, इसीलिए वो एक एंजाइम की तरह काम करता है। और इसके नेक्स्ट स्टेप में जो फिब्रिनोजेन है उस पर थ्रोम्बिन काम करता है। तो फिब्रिनोजेन एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली इनसॉल्युबल ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। तो ये जो फिब्रिनोजेन होती है ये इनसॉल्युबल ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जो लीवर में बनती है। थ्रोम्बिन जो होता है इस फिब्रिनोजेन पर काम करता है, एक्ट करता है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। और ये थ्रोम्बिन जो होता है यहाँ पर लो मॉलिक्यूलर वेट वाले पेप्टाइड्स का निर्माण करता है फिब्रिनोजेन से और इसको फिब्रिन मोनोमर्स में परिवर्तित कर देता है। और ये फिब्रिन मोनोमर्स जो होते हैं वो ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं कि उनमें पॉलीमराइजेशन हो जाए, बहुलीकरण हो जाए, जिससे वो लॉन्ग फाइबर्स बनाते हैं, तंतु बनाते हैं, जिससे एक रेटिकुलम या जाल या जालिका जैसी संरचना का निर्माण होता है। लेकिन जो मोनोमर्स होते हैं वो जो बाइंडिंग होती है वो नॉन कोवेलेंट होती है उनके बीच में, और इसीलिए उनकी जो ये बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, यानी कि उनका जो जुड़ाव होता है वो हल्का होता है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसके बाद जो एक प्रोटीन फैक्टर होता है उसका नाम होता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो होता है वो अब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और जिसकी सहायता से अब ये आपस में एक मजबूत जाल का निर्माण करते हैं, जिससे ये मजबूत स्ट्रक्चर बनता है। और फिब्रिनोजेन थ्रोम्बिन की प्रेजेंस से पहले फिब्रिन मोनोमर्स में कन्वर्ट होता है। फिब्रिन मोनोमर्स जो होता है वो रेटिकुलम बनाता है, जालिका बनाता है। इसके बाद ब्लड क्लॉट होता है। फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल 3D मैशवर्क बनाता है फिब्रिन का, और इस मैशवर्क में डैमेज्ड जो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स को अटैच करने की कैपेसिटी होती है, जो नेटवर्क होता है वो अटैच हो जाता है डैमेज वॉल ऑफ ब्लड वेसल से। जहाँ पर ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई थी वहाँ पर ये मैशवर्क जो होता है वो चिपक जाता है उससे। इसमें अब ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ब्लड सेल्स, वो आकर चिपक जाती हैं। जो रप्चर्ड प्लेटिलेट्स होती हैं और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो आकर इस पर चिपक जाती हैं, जिससे एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट बोलते हैं। जो ब्लड क्लॉट होता है वो कवर कर लेता है अब जहाँ पर वो फटा हुआ भाग था, कटा हुआ भाग था, इंजर्ड पार्ट था ब्लड वेसल्स का, उस पर चिपक जाता है, जिससे ब्लड का लॉस रुक जाता है। इसके बाद क्लॉट का रिट्रैक्शन, कुछ मिनट के अंदर जब क्लॉटिंग बन रही होती है, क्लॉट के बनने के बाद जो ब्लड क्लॉट बनता है तो ब्लड क्लॉट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लेटिलेट्स के कारण जब प्लेटिलेट्स सिकुड़ती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो फिब्रिन से अटैच थी प्लेटिलेट्स। अब फिब्रिन मैशवर्क जो होता है अब वो कंप्रेस्ड हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और उसमें से एक लिक्विड येलोइश कलर का, पीले कलर का एक लिक्विड बाहर आता है। और जो क्लॉट होता है उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से जो ब्रोकन एजेस थे, जो टूटे हुए किनारे थे ब्लड वेसल्स के, वो पास आ जाते हैं और वो हील अप हो जाता है, अर्थात वो अब उसमें जो खाली स्थान हो गया था, हट गया था, वो पास आकर चिपक जाते हैं। इसमें हमें एक चीज़ सीरम का पता होना चाहिए। सीरम एक येलो कलर का फ्लूइड होता है, द्रव होता है, तरल होता है, जो ब्लड से सेपरेट होता है क्लॉट फॉर्मेशन के दौरान, स्कंदन के दौरान। अब चूंकि ये ब्लड से डिराइव्ड होता है इसलिए इसको ब्लड सीरम बोलते हैं।
सीरम ब्लड प्लाज्मा होता है जिसमें फिब्रिनोजेन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और मोस्ट लार्ज साइज सीरम प्रोटीन नहीं होती है। यानी कि प्लाज्मा में जब फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और कुछ लार्ज साइज प्रोटीन हट जाती हैं तो जो शेष बचा हुआ प्लाज्मा होता है हम उसको सीरम बोलते हैं। तो सीरम का मतलब होता है कि प्लाज्मा जिसमें से फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और अन्य प्रोटीन्स हटा दी जाती है या हट जाती है या उसमें से रिमूव हो जाती हैं, तब उस प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।